2.16 हुआ था कि बाकी है? एक ही बाकी बचा, तो 17 के बाद नहीं, नीचे होगा। नहीं, हमने एक्सरसाइज कर रहे थे, 17 16 तो कब का खत्म हो गया। एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, ए वाला भी किया था लास्ट में। यस, ये 16 वाला और इसमें स्पीड वाला हो गया, 16 वाला बाकी है। सी स्क्वायर वाला हमने लास्ट में किया था। यस, सही है। आप 2.16 की बात कर रहे थे, बात सही है। यस, मुझे पता चला। गुड। सो द यूनिट ऑफ लेंथ, दो दिन से लेक्चर नहीं हो रहा है। The unit of length convenient on an atomic scale is known as an angstrom, and which is denoted by a के ऊपर dot. That unit is known as angstrom unit, and 1 angstrom equals to 10⁻⁻10 meter. The size of hydrogen atom. ये हिदायत कहाँ है? Okay, 1 angstrom equals to 10⁻10 meter. Okay, the size of hydrogen atom is about how much angstrom? 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in a meter cube? The mole of hydrogen atom. एक मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा बोला गया है। और हाइड्रोजन का साइज कितना दिया गया है? यस, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, साइज मतलब कि रेडियस। एटम को हम स्फीयर मानते हैं, तो स्फीयर का क्या दिया जाता है? रेडियस दिया जाता है। सो द रेडियस ऑफ द एच एटम इज नथिंग बट हाउ मच एंगस्ट्रॉम? 0.5 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10⁻10 मीटर। रेडियस मिल गया। अब हमें स्फीयर को क्या, एटम को क्या मानना है? स्फीयर। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना होगा, मानो कि उस स्फीयर का रेडियस कितना है? आर। तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब, डिवीजन में 3। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवीजन में 3। कैलसी में कीजिए फटाफट से। 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 तूने ले आओ। ओके, चलेगा। डिवीजन में 3। कितना आंसर आया? 0. ओके, 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवीजन में 3। आप लोगों का कमेंट आया कुछ? गुड। सो आप लोगों या तो कमेंट के थ्रू और आपके आंसर के थ्रू 0.52333 आएगा। क्रॉस 10⁻30। ये 10 का 3 पावर 30 हो गया। अब एक पावर में राइट हैंड साइड जाऊंगा तो एक माइनस और करना पड़ेगा, तो -30 -1 तो क्या हो गया? -31। क्या हो गया? -31। आया समझ में? क्यों ऐसा?
सो लिसन, हमने कैलकुलेट किया कि वॉल्यूम ऑफ 1H एटम कितना था 5.233 क्रॉस 10⁻31 मीटर क्यूब। अब हमें तो कितने एटम्स दिए गए 1 मोल। कितने दिए गए 1 मोल। आप अपनी बुक लेके बैठना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.023 या 22 भी ले सकते हैं। 23 क्रॉस 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो एक का वॉल्यूम कितना मिला था 5.23 क्रॉस 5.233 क्रॉस 10⁻31 एक एटम का वॉल्यूम था। तो इतने 1 मोल यानी कि 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम का कितना होगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, तो आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए 5.233 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए 6.023 के साथ। ओके, तो आंसर क्या आया 31.518 जो नीचे दिया गया वही आया। गॉट इट ना। और -31 प्लस 23 कितना हो जाएगा -8। अगर मैं एक पावर आगे चला जाऊंगा तो पावर प्लस करना है, -8 + 1 -7। तो फाइनल आंसर बिकम 3.152 क्रॉस 10⁻7 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ। 1 mole of ideal gas at the standard temperature and pressure occupies 22.4 liter molar volume. What is the ratio of molar volume to atomic volume of mole of hydrogen? Okay, क्या बोला है मोलार वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम जो है उसका क्या रेशियो है वो फाइंड करना है। अगेन साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। व्हाई दिस रेशियो इज सो लार्ज। तो सबसे पहले आपको बोला है हाउ मच मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर। बट मुझे लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। एक ऐसे आया तो आपको लिखना है अपने नोट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो लिखे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ऐसा आपने 10th में सीखा था वॉल्यूम के केस में। लिखा आप लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने यस और नो में रिप्लाई कीजिए। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर आपने सीखा था। तो अगर मैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर लिख रहा हूं तो उल्टा मैं क्या लिख सकता हूं 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकता हूं। ये 1000 उधर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। 1000 यानी 10⁻³ पावर, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3। आगे आ जाओ तुम भव्य, और इसको ऐसे लेकर बैठो डिस्प्ले के सामने, कैमरा कर दो ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिखे। आया समझ में। अब तुम्हें भी दिखेगा अंदर, दिख रहा है ना। बड़ा हो गया तुम्हारा स्क्रीन, लाओ मैं करके देता हूँ। पता है ना तुम्हें, हो गया बताओ। इधर अभी तक नहीं आया। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो जैसे मैं बता रहा था कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। जैसे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच लीटर 1000 जो आपने 10th में पढ़ा था। 1000 नीचे चला जाएगा तो 10⁻² क्या हो जाएगा -3। इसलिए लीटर टू मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तब क्या ले लिया 10⁻³ ना। वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ 1 मोल गैस, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू विच नंबर एवोगैड्रो नंबर। तो अभी किया था वैसे ही 4/3 दिख रहा है 4/3। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 0.05, यहाँ पे था ना 1 एंगस्ट्रॉम। तो वही वैल्यू है जो हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में किया था। वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था पता है, पहले एक का वॉल्यूम फाइंड किया फिर मल्टीप्लाई किया तो टोटल वॉल्यूम मिला। वहां पे भी साइज 1 एंगस्ट्रॉम का ही था ना, है या ना। बट यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या फर्क है, लिसन केयरफुली। इस न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से याद करके रखना है। पता नहीं ऐसा क्यों बट ऐसा है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है साइज ऑफ हाइड्रोजन, तो उन्होंने क्या लिया रेडियस लिया। और नीचे वाले न्यूमेरिकल में भी ऐसा लिखा है, क्या लिखा है हाइड्रोजन। बट एक चीज का डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। वहां पे था हाइड्रोजन एटम और यहां पे क्या है मॉलिक्यूल। क्या है मॉलिक्यूल, इतना डिफरेंस है। और जब एटम था तो कितना दिया था 0.5, अब मॉलिक्यूल है तो कितना दिया है
1। मॉलिक्यूल इसीलिए 1 हो गया कि H2 में H और H दो मॉलिक्यूल, दो एटम होते हैं कि नहीं? मुझे तो एक ही एटम का चाहिए ना, तो 1 का क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.5 एंगस्ट्रॉम, और इसीलिए 0.5 इंटू 10⁻³ बात क्लियर हुई? इतना लॉजिक आपको अप्लाई करना है। ओके, मॉलिक्यूल्स की वजह से, मॉलिक्यूल मतलब उसके अंदर दो एटम है, दो एटम है तो हमें एक एटम का चाहिए, तो -1 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब जाके क्या आएगा? 0.5। अब वहां पे हमने दोनों अलग अलग कैलकुलेट किया था, 1 एटम का वॉल्यूम, फिर मल्टीप्लाई किया Na से और टोटल वॉल्यूम फाइंड किया। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली टोटल कर रहे हैं, 1 एटम का वॉल्यूम इंटू Na, सीधा, अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहे, सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 6.022 क्रॉस 10⁻23 डिवाइड बाई 3। ये कैलकुलेशन वही है जो हमें यहाँ पे मिला था, 3.152 क्रॉस 10⁻⁻7। यू कैन सी ओवर हियर, दिख रहा है? ओके, वही मिलेगा क्योंकि डेटा वही का वही है, इसलिए मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं निकालता हूँ। ये d/2 कैसे हुआ, बात क्लियर हुई ना? क्या फर्क था? वहां पे एटम का डायरेक्ट दिया गया था, यहाँ पे किसका दिया गया है? मॉलिक्यूल्स का। बात क्लियर हुई? अब मुझे क्या बोला है? रेशियो फाइंड करना है, मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम। ये रहा मोलर वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर, और ये रहा एटॉमिक वॉल्यूम। यस और नो? तो मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम को डिवीजन करेंगे तो मोलर वॉल्यूम 22.4 क्रॉस 10⁻³ और ये एटॉमिक वॉल्यूम आया वो हो गया 3.152 क्रॉस 10⁻7। तो जब आप ये दोनों को डिवाइड करोगे एक्जैक्टली 7.1 आएगा, एक्जैक्टली मतलब 7.1 आ जाएगा, और -7 ऊपर जाएगा तो 7 में से 3 चला गया, कितना आंसर आएगा? 4। तो ये रेशियो 10:4 बहुत ही ज्यादा माना जाएगा, 10:4 यानी 10,000 टाइम। So this ratio is very large because interatomic separation in the gas is very large as compared to which molecule? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में इंटर एटॉमिक स्पेस होती है, एटम्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनका वॉल्यूम बढ़ गया, मोलार वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और ये जो वॉल्यूम है जो हमने एटम्स के लिए फाइंड किया वो कम हो गया। बात क्लियर हुआ? ओके, एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। If you look out the window of fast moving train, मानो कि आप विंडो को देख रहे हो, जो फास्ट मूविंग ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है? फास्ट मूविंग ट्रेन। Nearby, then the nearby trees, houses seems to be moved rapidly in the direction opposite to the train's motion, but the distance object like hilltops, moon, stars, seems to be a stationary. आप दूर का अगर हिल, मून वगैरह देख रहे हो तो आपको स्टेशनरी दिखेगा। ओके, सो इन फैक्ट सिंस यू आर अवेयर दैट यू आर मूविंग दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीम्स टू मूव विथ यू। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो आपके साथ मूव कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द पर्सन एंड ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके, मानो कि ये कोई पर्सन है, ओके, उसका यहाँ पे आई होगा और वो किसी ट्री को देख रहा है। ओके, तो उसके आई में से इस ट्री को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। व्हेन द पर्सन सिटिंग इन द मूविंग ट्रेन नियर बाय द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन साइट चेंजेस रैपिडली। अगर ट्रेन में बैठे 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 नजदीक की चीजों को देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा? रैपिडली चेंज होगा, क्योंकि ट्रेन तो आगे बढ़ रहा है। ओके, एंड सिंस अपीयर्स टू मूव इन अ विच डायरेक्शन, और इसीलिए लाइन ऑफ साइट जो है वो चेंज होने की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप फार ऑब्जेक्ट की बात करो लाइक स्टार, मून, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ साइट चेंजेस वेरी स्लोली। ओके, नजदीक के ऑब्जेक्ट का लाइन जल्दी से चेंज हो जाता है, ज्यादा जल्दी चेंज होता है, रैपिडली। बट अगर दूर के ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ साइट की बात की जाए तो वो चेंज तो होता है लेकिन स्लोली, एंड हेंस दे आर अपीयर टू बी स्टेशनरी। वो कैसा दिखेंगे? स्टेशनरी। आया समझ में? ओके, क्लियर हुआ? टू 2.19 okay, the principle of parallax in the section 2.3.1 used in the determination of the distance of very distant stars. ओके, हमने देखा था ना पैरेलैक्स मेथड, अर्थ से लेके प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करते थे, अर्थ से लेके स्टार का डिस्टेंस मेजर कर सकते थे, कौन से मेथड से? पैरेलैक्स। The baseline AB line joining the Earth to location 6 months apart in its orbit around the Sun.
ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो आप कहीं ओ प्लैनेट्स पे चले गए, ये कोई अर्थ है, मतलब अर्थ का ऑर्बिटल है, बराबर, उसके 2 पॉइंट है, दिस इज द सन, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। तो यहाँ पे लिखा है कि ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ, ओके, टू लोकेशन 6 months अपार्ट इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, अगर मान लो कि अर्थ ए पोजिशन पे था तो 6 month के बाद वो कौन से पोजिशन पे होगा, बी पोजीशन पे, सॉरी, यहाँ पे ऐसे करके आएगा, कौन से पोजीशन में होगा, बी। तो ए एंड बी दो जो पोजीशन है वो एक दूसरे के लिए कौन से महीने के बाद मिलेंगे, 6 month। दैट इज द बेस लाइन अबाउट द डायमीटर ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट 3 क्रॉस 10⁻11 मीटर। ओके, 10⁻11 मीटर का ये डायमीटर है ए बी लाइन का, मतलब इन शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 क्रॉस 10⁻11 मीटर। हाउएवर व्हेन द नियरेस्ट स्टार आर सो डिस्टेंस that with the such long baseline they show a parallax only of order 1 second। ये जो स्टार है वो उतना नजदीक है कि इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद भी जो पैरेलैक्स क्रिएट हो रहा है, मतलब कि यहां से अगर आप उस स्टार को देख रहे हो और यहां से अगर उस स्टार को देख रहे हो, तो ये जो एंगल जनरेट हो रहा है वो एंगल सिर्फ 1 सेकेंड का है। कितने सेकेंड का है? अ पार्सेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। It is the distance of the object will show a parallax of 1 second arc from opposite ends of baseline equals to the distance from the earth to sun। okay, parsec को हमने डिफाइन किया था, parsec is nothing but length of arc, length of arc, okay, when angle is of 1 second and this distance is distance between earth and sun। okay, ऐसा हमने डिफाइन किया था। सो हाउ मच दिस पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। बोले क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया है, क्वेश्चन बोले बहुत बड़ा दिया गया है, आपको छोटा सा ही क्वेश्चन ध्यान में रखना है, आगे की हिस्ट्री तो ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ए वाली बात कि पार्सेक जो है उसको इन टर्म्स ऑफ किस में रिप्रेजेंट करना है, मीटर। तो व्हाट इज द बेस लाइन, बी, बी क्या है, 3 क्रॉस 10⁻11। अब डी जो है वो हो गया है ओ पॉइंट से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, बिटवीन द स्टार एंड अर्थ, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्टार इज नथिंग बट विच पॉइंट, ओ पॉइंट। तो ए जो एंगल है ए ओ बी, अगर ये आधा एंगल थीटा हो तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट विच एंगल, 2 थीटा। विच एंगल, 2 थीटा। एंड दिस थीटा इज, क्योंकि आपको पता है कि ए जो डिस्टेंस है ना सेंटर से लेके यहाँ पे अर्थ तक का, उस डिस्टेंस को हम एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बोलते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज 4 पॉइंट, माय मिस्टेक, सॉरी, दिस डिस्टेंस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ओके, अभी हम ऐसा ही याद रखते हैं। बट यहाँ पे जो 2 थीटा है ना, उसमें से जो थीटा है उसको हमने क्या बोला, 1 सेकेंड। और आपको पता है ना 1 सेकेंड को हम 60 से डिवाइड करते थे, मिनट में जाते थे, फिर वापस 60 से डिवाइड करते थे, डिग्री में जाते थे, इंटू पाई अपन 180 करते थे, तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, रेडियन में। वो करके हमें ले आएंगे जो हमने आगे किया हुआ भी है एग्जाम्पल के अंदर। तो बाय यूजिंग द पैरेलल मेथड, पैरेलल मेथड में आपको पता है कि हम क्या लिखते थे, थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई थीटा। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें थीटा की जगह पे क्या लेना है, दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल लेना है जो थीटा डैश है, लेकिन दैट इज इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा। हाउ मच थीटा, 2 थीटा। अब ए थीटा जो है उसको हम 1 सेकेंड लेने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू पार्सेक। और पार्सेक तब बोलते हैं जब सन एंड अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस लेते हो। बट हमें तो ये टोटल डिस्टेंस लेना है ए एंड बी के बीच का, इसलिए मुझे थीटा प्लस थीटा 2 बार लेना पड़ेगा। तो हाउ मच थीटा, 2 थीटा। तो देखो थीटा डैश की जगह पे क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। तो अगर बी का वैल्यू रखे, 2 का वैल्यू रखे और थीटा का रेडियन के अंदर वैल्यू रखे, तो यू विल गेट 3.092 क्रॉस 10⁻17। तो यहां से आपको याद रखना है 3.09 क्रॉस 10⁻16 मीटर। सो 1 पार्सेक इक्वल्स टू मीटर में होता है 3.09 क्रॉस 10⁻16। गॉट इट? ओके, चलो। द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज 4.2 लाइट ईयर अवे। सबसे नजदीक का जो स्टार है उसका डिस्टेंस कितना है, 4.2 लाइट ईयर्स। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक? तो आपको पता चल गया कि पार्सेक को मीटर में इतना बोलते हैं, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करो और फिर पार्सेक में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे लिखा है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर। आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। नहीं याद रहता है तो आपको वो भी सिखाया था कि 2.99792,458 याद आ रहा है, इंटू 10⁻8। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट 1 सेकेंड के अंदर।
सेकंड कितने मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, वन डे में कितने आवर्स होते हैं 24 और 1 ईयर में कितने डे होते हैं 365। ये सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे यू विल गेट दिस आंसर। तो 4.20 लाइट ईयर से यानी कि 4.29 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मच मीटर हो गया। आपको पार्सेक का वैल्यू तो याद रख के जाना पड़ेगा। दिस इज द वैल्यू 1 पार्सेक इक्वल्स टू दिस मच। आया समझ में 3.08। तो आ गया पार्सेक में इतना मीटर्स, आया ना। तो अगर 8 इतना मीटर्स होता है तो 1 पार्सेक, तो फॉर दिस मीटर हाउ मच पार्सेक, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में वो, तो 4.58 डिवीजन में 3.08 करोगे 10⁻16 कट हो जाएगा तो 1.32 पार्सेक आएगा। आया समझ में। तो हाउ इन टर्म्स ऑफ पार्सेक हमने कन्वर्ट किया, हाउ मच द पैरेलक्स वुड द स्टार सो वेयर द व्यूड फ्रॉम द टू लोकेशन ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। अब आपको पैरेलक्स पूछा है तो आपको पता है ना 1 पार्सेक हो तो पैरेलक्स कितना जनरेट हो रहा था 2 सेकंड। हमने यहाँ पे देखा था आगे वाले में, इतना 1 सेकंड इतना 1 सेकंड, तो कितना सेकंड जनरेट हो रहा था 2 सेकंड। तो 1.32 पार्सेक आए तो कितना होगा, तो 1.32 इंटू 2 सेकंड, तो हाउ मच 2.64 सेकंड। आया समझ में। नाउ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर नीडेड ऑफ साइंस। फॉर एग्जाम्पल देखो इस सारे में क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, काम छोटा छोटा है, तो क्वेश्चन से घबरा नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेसियंस जो होते हैं, द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, one must have an accurate method to find its position and closely separation instant of time. So this was the accurate motivations behind the discovery of radar in a World War II. World War II में एयरक्राफ्ट को स्पीड को नोटेशन कर किया जाता था कि कौन सा एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री का, एनिमी कंट्री का एयरक्राफ्ट हमारी ओर आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या फाइंड किया था, रडार, जो स्पीड को मेजर कर सके। आया समझ में। थिंक ऑफ द डिफरेंट एग्जांपल्स इन अ मॉडर्न साइंस वेयर precise measurement of length, time, mass are needed. Also, whenever you can give a quantitative idea of the precision needed. तो ये एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट फिर भी मैं समझा देता हूं कि मॉडर्न साइंस में एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी होता है। एग्जाम्पल जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, तो सिस्टम में जो टाइम जनरेट किया जाता है ना, उसमें 1 माइक्रोसेकंड की एक्यूरेसी होती है। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिसमैच हो गया ना, तो हम सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो उतने तक की हमें क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए। वाइल डीलिंग विद द लेजर, लेजर में आपको 1 एंगस्ट्रॉम तक का मेजरमेंट का प्रिसीजन चाहिए। ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियस कर रहे हो तो आपको कहां तक का एक्यूरेसी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर का, ये प्रिसीजन बता रहा है। अगर आप मास मेजर कर रहे हो तो 10⁻30 तक का प्रिसीजन चाहिए, इतने से छोटे के छोटा मेजर करना चाहिए। तो साइंस में प्रिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था और इसलिए मैंने ही कट कर दिया था कि ज्यादा पूछा जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन द साइंस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी यूजिंग अ रूडिमेंट्री आइडियाज या फिर कॉमन ऑब्जर्वेशन। जितना प्रिसाइज मेजरमेंट जरूरी है ना साइंस में, उतना रफ मेजरमेंट, रफ आइडिया भी जरूरी है। हम रफली ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा साइंस के अंदर। ओके, सो थिंक ऑफ वे बाय विच कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग where estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound of quantity। जहां पे estimation अगर difficult है तो आपको upper quantity लिखना है। just for example, यहाँ पे पहला बोला गया है the total mass of rain bearing clouds over India during the monsoon। आपको एक situations दी गई है कि कितना रेन गिरेगा ड्यूरिंग द मॉनसून ओवर इंडिया। तो सपोज ये देखो सारे लॉजिकल है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी हम कर रहे हैं। मानो कि एवरेज रेनफॉल जो है वो कितना हो जा रहा है 100 सेंटीमीटर, या तो फिर 1 मीटर बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर को। अब एरिया जो है वो 3.3 मेगा किलोमीटर स्क्वायर है। मेट्रोलॉजिकल एरिया, मेट्रोलॉजिस्ट मतलब कि जो इंडिया के मैपिंग का सर्वे करते हैं वो लोग, उनके अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ कंट्री जो है वो कितना बैठ रहा है 3.3 मेगा किलोमीटर स्क्वायर। मेगा यानी 10⁻6, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 का भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये 6 और ये 6 टोटल कितना पावर हो गया 12। तो अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजी डेटा इंडिया का एरिया जो है वो 3.3 क्रॉस 10⁻, कितना है 12। तो डेंसिटी, मुझे मास चाहिए तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। एस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। तो डेंसिटी, वाटर रेन में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर का डेंसिटी 1000 यानी
10⁻3. व्हाट इज द एरिया? 3.3 क्रॉस 10⁻12. और हाइट कितने मीटर से वो गिरने वाला है? एवरेज रेनफॉल इज 1 मीटर. क्लाउड कितने हाइट पे होते हैं? 1 मीटर हाइट पे होते हैं, ऐसा मान लिया जाता है. तो 1 मीटर लिया, अप्रोक्सीमेशन में जाना है इसलिए. तो 3.3, 3 और 12 कंबाइंड होके क्या हो जाएगा? इतना मास गिरेगा वाटर का. ओके तो पता नहीं एक ही आंसर क्यों दिया है, लेकिन एक ही आंसर दिया है. बाकी और भी आगे है, मास ऑफ एलिफेंट, विंड स्पीड. ओके तो ये सबको छोड़ देना है. मैं ज्यादातर यहाँ पे मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछने जैसे नहीं है. वापस एक लास्ट क्वेश्चन है. द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज मैटर विद द इनर कोर टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁻7 केल्विन एंड आउटर जो टेम्परेचर है दैट इज द 6000 केल्विन. हाउ मच केल्विन? 6000 केल्विन. ओके at this high temperature number of substance remain in the solid or liquid phase. No substance remain in the solid and liquid phase. इतना ज्यादा टेम्परेचर हो तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड नहीं रहेगा, गैस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? गैस. और गैस को ज्यादा हीट करते हो तो प्लाज्मा बन जाता है. क्या बन जाता है? इसलिए उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं. इन अ व्हाट रेंज डू यू एक्सेप्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और अ गैस. आपको वो बताना है कि मास जो है सन का, तो वो सन की डेंसिटी कौन सी रेंज में आएगी? सॉलिड के रेंज में आएगी, लिक्विड के रेंज में आएगी या गैसेस? चेक इफ योर गैसेस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मास ऑफ सन इज गिवन एंड रेडियस ऑफ सन इज ऑल्सो गिवन. तो देखो डेंसिटी ऑफ सन मुझे फाइंड करना है, तो मास ओवर क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम. और मास का तो m होगा, लेकिन सन को मैं स्पीयर मान लू तो वॉल्यूम ऑफ सन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. चलो मास का वैल्यू पहले रखना है, 2 × 10⁻30 आया. ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, आया. 4 का 4, पाई का वैल्यू 3.14 एंड रेडियस जो है वो 7 × 10⁸ है. तो आ गया 7 × 10⁸. इसका पावर 3 इसीलिए बिकॉज आर क्यूब है. आप करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है. अल्टीमेटली आंसर क्या बनने वाला है? 1.4 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब ये 10⁻3 को मैं हटा दूं ना, तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. किलोग्राम का ग्राम और मीटर का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब. तो इतनी डेंसिटी है सन की, तो सन तो बहुत लाइट वेट हो गया. 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ और सिर्फ कितना? 1.4 ग्राम. वाटर का उतना ही होता है, वाटर से 1.5 गुना ज्यादा. वाटर का 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर. अभी मैंने बोला था ना वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वाटर होता है? 1 ग्राम. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में सन कितना होता है? अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी 1 ग्राम होता है तो उस वाटर को कैरी कर पाते हो? लेके जा सकते हैं ना? वाटर को कैरी अपने बॉटल में लेके आते हो कि नहीं आते हो? उससे 1.4 टाइम, मतलब कि थोड़ा सा ही 40% ज्यादा है, तो उससे थोड़ी हैवी है सन की, बट उसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं? लगता है साइंस इतना जायंट, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है? कम. उसका रीजन क्या है? गैस. क्या रीजन है? क्योंकि वहां पे कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं है. So the core part of the sun, due to mass inward gravitational force act, due to this density of the plasma is very high. Plasma यानी core part की बात हो रही है. But hence the sun will be solid or liquid in the liquid form, but not in a which form? But in the core part. in the core part. Core part मतलब center part. Center part में वो solid या liquid हो सकता है. Okay, अभी दूसरी बात मैं ये बताना चाहता था. Actually मैं कब का गैस बोल रहा हूँ, लेकिन वो गैस आउटर पार्ट में ही होगा, सेंटर पार्ट में नहीं होगा. क्यों? आपने देखा कि वाटर का डेंसिटी कितना हो रहा है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और वाटर कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में. तो सन का तो उससे भी ज्यादा है. तो लिक्विड से डेंसिटी ज्यादा किसका होता है? सॉलिड का. इसीलिए लिखा है कि सन विल बी सॉलिड और लिक्विड इन द लिक्विड फॉर्म बट नॉट इन द गैसियस. बट आउटर सरफेस ऑफ कोर इट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, हेंस मैटर कैन नॉट बी सॉलिड एयर लिक्विड. अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वो सॉलिड या लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन आउटर सरफेस का टेम्परेचर तो क्या है? ज्यादा. इसलिए वो अब सॉलिड या लिक्विड रहेगा नहीं, उसकी जगह पे क्या बन जाएगा? प्लाज्मा. करेक्ट. आपको वो समझाना है. When the planet Jupiter is at a distance of 8 to 4.7 million, million यानी 10⁻6, तो आ गया 10⁻6 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. इट्स एंगुलर डायमीटर अल्फा बोलते थे, 35.72 सेकंड. सेकंड का भी अगर आपको डायरेक्ट याद रह गया तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर मैंने बताया था सेकंड /60 इंटू π/180 तो भी चलेगा. तो आपको पता है थीटा इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस. तो मुझे अगर आर्क चाहिए तो थीटा इंटू रेडियस, तो अल्फा इंटू थीटा इंटू डी.
थीटा दिया गया है ए वाला, आ गया, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट जुपिटर, तो दिस इज द डी। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10⁻⁶ 10⁶ चला जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले हमें मिलेगा 1 4 2 9, उसके बाद 1 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 8 7 2 6 7 पॉइंट कहाँ है, ओके ओके, तो अब देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट आगे गया, 10⁵ आ गया, 1 2 3, 8 के बाद ये 7 को निकाल रहा हूं तो आगे एक ऐड करना रहेगा। गॉट इट? इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। कल सेम टाइम सेम चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।